सेमेस्टर 3 वाले एईसी हिंदी जिनका भी है दोस्तों, चाहे आपका सब्जेक्ट बीए यानी कि आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या फिर साइंस का सब्जेक्ट हो या फिर कॉमर्स का, सभी का जो है सिलेबस सेम रहता है। अगर आपने एईसी हिंदी रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, वो सभी इसी वीडियो में हम आपको करवाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए बहुत ही इजी होता है इसी सब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ लेना, बस बात खत्म। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन दोस्तों कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारा होता है फॉर्मल लेटर इंग्लिश में, इसे हमें जो है उदाहरण के साथ वर्णन करना है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको 15 मार्क्स के लिए टोटल पूछे जाते हैं और ये पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये कर लेना है। तो चलिए समझेंगे। तो आंसर देखिए लिखा है दोस्तों कि जो हमारा औपचारिक पत्र है यानी कि फॉर्मल लेटर, उन पत्रों को कहा जाता है जो किसी आधिकारिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और राजकीय उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं, उसे ही हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं। उसे और भी अच्छे से समझेंगे दोस्तों। देखिए लिखा है कि यह पत्र जो है उन व्यक्तियों, संस्थाओं या फिर अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे लेखक का कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या फिर आत्मीय संबंध नहीं होता है, यानी कि वो आपका रिश्तेदार नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। वो किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या फिर अधिकारी को लिखे जाते हैं, तो यही हमारा औपचारिक पत्र कहलाता है। इन पत्रों का केंद्र बिंदु कोई निजी बात ना होकर केवल काम का बात होना चाहिए, समस्या का बात होना चाहिए, संदेश का बात होना चाहिए या फिर कोई तथ्य का बात होना चाहिए। इसमें औपचारिकता और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। तो ये हमारा है दोस्तों औपचारिक पत्र। आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है। यानी जो हमारे किसी संस्था के लिए, किसी व्यावसायिक दृष्टि से या फिर शैक्षणिक, राजकीय कार्य उद्देश्य वगैरह के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, वही हमारा औपचारिक पत्र कहलाता है। आगे देखेंगे कि औपचारिक पत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में दोस्तों। तो देखिए एक प्रभावशाली औपचारिक पत्र में निम्नलिखित विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीज़? तो देखिए पहला चीज़ है वो है सटीकता और संक्षिप्तता। यानी पत्र में जो है हमारा वो कोई भी फालतू का, यानी कि कोई भी व्यर्थ की बातें या फिर हालचाल नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट बात जो ज़रूरी है वही लिखा जाता है। अपनी बात को सीधे, कम शब्दों में और स्पष्ट रूप में लिखे जाते हैं इस लेटर में, ठीक है, यानी इस पत्र में, औपचारिक पत्र में। आगे हो गया दोस्तों कि शिष्टा और मर्यादित भाषा, यानी कि पत्र में जो है वो प्राप्तकर्ता कोई भी हो, भाषा हमेशा बहुत ही अत्यंत आदरपूर्ण होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और बहुत ही सभ्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि भाषा, मर्यादित भाषा होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी क्रोध या फिर व्यक्तिगत आक्षेप वगैरह की कोई जगह नहीं होती, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा हो गया अगला दोस्तों, वो है कि तथ्यों की प्रधानता। पत्र में केवल प्रशासनिक जानकारी, आंकड़े और वास्तविक समस्याओं वगैरह का ही उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला हमारा दोस्तों कि निश्चित प्रारूप। ये पत्र एक तयशुदा ढांचे और व्याकरणीय नियमों के तहत ही लिखे जाते हैं। प्रारूप बदलने पर जो है ये जो है औपचारिक पत्र नहीं रहता है। तो ये हमारा था। अगला देखिए, अगला जो विशेषताएं हैं दोस्तों वो है कि प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। पत्र की जो लिखावट है वो साफ होनी चाहिए, यानी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। विचार जो है वो कर्मानुसार व्यवस्थित होनी चाहिए, जैसे तैसे नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी जो है दोस्तों वो हमारा औपचारिक पत्र की विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि जो हमारा औपचारिक पत्र है उसके प्रकारों के बारे में, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र के आधार पर औपचारिक पत्रों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी किया जा सकता है, 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला हो गया हमारा जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि ये पत्र किसी संस्थान के प्रमुख, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी अधिकारियों को अनुरोध, अवकाश, शुल्क मुक्ति, नौकरी के आवेदन या फिर किसी सुधार के लिए लिखे जाते हैं, यानी रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। तो ये हमारा होता है
प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र, ठीक है, जो कि किसी संस्था के लिए या स्कूल के लिए या फिर कोई जानकारी वगैरह को के अनुरोध के लिए, अवकाश के लिए, शुल्क वगैरह माफ़ी के लिए, नौकरी के लिए, ये सभी चीज़ के लिए किया जाता है। दूसरा हो गया हमारा दोस्तों कार्यालयी और शासकीय पत्र। जैसे ये देखिए कार्यालय यानी कार्यालय वगैरह में यूज होता है, यानी सरकारी विभाग हो गया, अर्ध सरकारी संस्था हो गया जैसे कि एनजीओ वगैरह, नगर निगम वगैरह, या फिर पुलिस प्रशासन को जनहित की समस्या यानी जैसे पानी वगैरह की किल्लत, सड़क की मरम्मत या फिर कानून व्यवस्था यानी किसी भी तरह की ये सब तरह की जानकारी देने के लिए या फिर प्रशासनिक कार्यों के लिए लिखे जाने वाले पत्र जो है इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि हमारा जो है वो कार्यालयी या फिर शासकीय पत्र की श्रेणी में आते हैं। फिर अगला हो गया हमारा दोस्तों तीसरा, वो है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र देखिए नाम से ही पता चल रहा है, व्यवसाय यानी व्यापार में लेन देन, कंपनियों, दुकानदारों या फिर प्रकाशकों को सामान मंगवाने यानी ऑर्डर वगैरह करने, खराब सामान की शिकायत करने या फिर मूल्य सूची मांगने के लिए लिखे जाने वाला पत्र जो है वो हमारा व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे साथियों, जो हमारा चौथा है वो है संपादकीय पत्र। किसी दैनिक समाचार पत्र या फिर पत्रिका के संपादन को संबोधित करके लिखे जाने वाला पत्र जो है हमारा वो संपादकीय पत्र कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि किसी सामाजिक, राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय समस्या की ओर सरकार और आम जनता को की जो ध्यान है उसे आकर्षित करना, तो ये इसका जो है उद्देश्य रहता है। तो ये हमारा औपचारिक पत्र का टोटल 4 प्रकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा औपचारिक पत्र है उसके अनिवार्य अंग के बारे में या फिर आप समझ लीजिए इसकी संरचना के बारे में। तो देखिए पहला हो गया कि प्रेषक का पता और तिथि, पत्र भेजने वाले का पता और उसके नीचे दिनांक, यानी अगर मान लीजिए आप परीक्षा में परीक्षा भवन लिखना अब बेहतर होता है। ठीक है, फिर हो गया दूसरा दोस्तों प्राप्तकर्ता का पद और पता, सेवा में लिखकर संबंधित अधिकारी का पदनाम लिखना बहुत जरूरी है सेवा में। उसके बाद आप नीचे लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक, उसी तरह या फिर आप थाना प्रभारी, जो भी आपको लिखना वैसे लिखते हैं तो उसका पदनाम लिखना बहुत जरूरी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, प्रबंधक आदि ऐसे कुछ लिखना। उसके बाद उसके कार्यालय का पता लिखना, तो ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर तीसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि विषय। यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें पूरे पत्र का उद्देश्य मात्र एक पंक्ति में साफ साफ लिखा जाता है, यानी क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, ये पूरा एक ही पंक्ति में लिखा जाता है उसके बाद, ताकि पता चल सके कि आखिर आप किस विषय में जो है पत्र लिखना चाह रहे हैं या फिर लिखे हैं। आगे चौथा हो गया दोस्तों संबोधन। आदर प्रकट करने के लिए आपको जो है वो महोदय या फिर महाशय का उपयोग करना। यहाँ आपको जो है श्रीमती, श्रीमान, ये सभी शब्दों का या फिर मान्यवर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि आप जो है आदर प्रकट कर सकें, दिखा सकें कि आप आदर से बात कर रहे हैं। फिर पांचवा हो गया मुख्य विषय वस्तु। इसे सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला हो गया प्रथम अनुच्छेद, दूसरा हो गया द्वितीय अनुच्छेद। तो देखिए पहला अनुच्छेद में क्या है कि समस्या या फिर पत्र के मुख्य कारण का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। फिर दूसरा पैराग्राफ जो हमारा हो गया दोस्तों, वहाँ अधिकारी से समस्या के समाधान या फिर कार्य के संबंध में की जाने वाली विनम्र प्रार्थना है। आप लिखते हैं ना, यथा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, करने की कृपया करें, ऐसा लिखते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी अनुच्छेद है। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य विषय वस्तु था। फिर छठा हो गया दोस्तों कि समापन और धन्यवाद। पत्र के अंत में संध्यवाद या फिर धन्यवाद सहित लिखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर सातवां है स्व निर्देश और हस्ताक्षर। प्रेषक के संबंध के अनुसार भावदिया या फिर प्रार्थी, विनीत या फिर आपका आज्ञाकारी छत्र ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे अपना नाम लिखना है, फिर उसके नीचे जो है आपको एक साइन करना है। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से जो इसका फॉर्मेट होता है हमारा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि एसी हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कई बार ऐसे सब्जेक्ट यानी ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई बार दे देगा एक सवाल कि आपको मतलब इस विषय पर एक जो है वो औपचारिक पत्र लिखिए या फिर नॉर्मल बोल देगा पत्र लिखिए। तो उसकी जगह पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ये तो हम क्वेश्चन करवाएं, वैसे भी क्वेश्चन आपका आता है
तो इसलिए हम उदाहरण भी लेते चल रहे हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन में अगर पत्र लिखना भी आए, ये क्वेश्चन मान लीजिए ना आए, पत्र लिखने आ जाए, तब भी आपको पता चल सके कि पत्र कैसे लिखना है। तो देखिए उदाहरण के लिए, बीमारी के कारण 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए, उसके लिए हम लोग जो है प्रधानाचार्य के पास यानी प्रधानाध्यापक के पास, प्रिंसिपल के पास पत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आपको नॉर्मली पता होगा, आप बचपन से लिखते आए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। पहले सेवा में लिखना है, फिर प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम, अपना पता, फिर दिनांक आप कब लिख रहे हैं वो लिखिएगा, फिर 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से ही अचानक तेज बुखार आ गया, डॉक्टर ने मुझे 2 दिनों तक पूरा विश्राम करने के लिए कहा, सलाह दी है। इसी कारण मैं जो है 14 जून से लेके 15 जून तक विद्यालय में उपस्थित होना असमर्थ हूँ, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिनों की अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बहुत ईजी है। देखिए आपको एग्जाम में भी आएगा ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में 4-5 पेज का जो है एक लेटर लिख देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना। लेटर हमेशा 1 से 1.5 पेज के अंदर होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए 1 ही पेज के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा भरने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको लेटर लिखने आए, फॉर्मल पत्र लिखने आए, आपको क्वेश्चन दे दे 15 मार्क्स के लिए कि आप जो है अपने टीचर पर लिखिए, आप अपने थाना प्रभारी पर लिखिए या फिर बिजली विभाग पर लिखिए, तब आपको 1 ही पेज का लिखना है, ज़्यादा मत लिखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आपको नीचे कैसे लिखना रहता है, धन्यवाद या फिर नॉर्मल धन्यवाद लिखा जाता है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर छात्र, अपना नाम लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा यानी कि क्लास, फिर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से आपको फॉर्मेट रहता है आपका जो है औपचारिक पत्र का। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 चीज़ क्लियर हो रहा है आपका, पहले तो क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है साथियों, साथ ही साथ आपका जो है फॉर्मेट पता चल रहा है, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अलावा अगर आपको ये पूछ लिया जाए, कई पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तब आप जो है पत्र लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों क्लियर करते जाना है। निष्कर्ष है कि देखिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि औपचारिक पत्र केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह जो है लेखक की वैचारिक परिपक्वता, भाषा की पकड़ और शिष्टाचार को भी दर्शाता है। परीक्षा और वास्तविक जीवन में यानी दोनों में जो है ये सही प्रारूप और मर्यादित भाषा शैली में लिखा गया पत्र ही वांछित परिणाम देने में सफल होता है, यानी अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा औपचारिक पत्र के बारे में था। हमने हर चीज़ देखने का प्रयास किया साथियों, साथ ही साथ आपको फॉर्मेट भी बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। पहले देखें हम लोग औपचारिक, अब देखेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में, यानी अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। चलिए आंसर देखेंगे। तो लिखा है दोस्तों कि अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर उन पत्रों को कहा जाता है जो निजी या फिर व्यक्तिगत स्तर पर अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखा जाता है। यानी सीधा समझिए ये अपने रिलेटिव, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, ठीक है, इन सभी को लिखे जाने वाला जो पत्र है वो हमारा इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र कहलाता है। देखिए आगे लिखा है कि इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, यानी पर्सनल पत्र कहा जाता है, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल बातों के लिए, चूँकि यह पत्र जो है लोगों को लिखे जाते हैं, इसमें हमारा आत्मीय और गहरा संबंध होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बनावट या फिर कड़े प्रशासनिक नियमों का आवश्यक नहीं होती है। आप अपने भाषा में जिस तरह से आप अपना फीलिंग को शेयर कर सकते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी नियम नहीं है इसमें प्रेषक लेखक अपने मन के भावों, सुख दुख और घरेलू बातों को खुलकर व्यक्त कर सकता है। तो ये हमारा जो है अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर है, जो अपने दोस्त को, भाई बहन, सहेली या फिर अपने माता पिता को लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि हमारा जो औपचारिक पत्र है दोस्तों उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो एक अच्छा और प्रभावशाली अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए तो वो देखेंगे। पहला है हमारा कि आत्मीयता और तरलता होनी चाहिए। इन पत्रों की भाषा में अपनापन, स्नेह और आत्मीयता झलकती है। इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, यानी अपने भाषा में अपनापन होना चाहिए। उन्हें पत्र पढ़ के लगना चाहिए कि हमारा कोई अपना बात कर रहा है या फिर सामने बात कर रहा है, ऐसा फील होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बनावटी चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर अगला हो गया कि विषय की
शिथिलता। इन पत्रों में किसी एक विशिष्ट विषय पर टिके रहना जरूरी नहीं होता। आप इसमें जो है कई घरेलू बातें, यादें, हालचाल लिख सकते हैं। आप देखिए, आप पिताजी के पास लिख रहे हैं तो पिताजी के समाचार के साथ साथ आप माताजी का समाचार पूछ सकते हैं, भाई वगैरह कैसे हैं ऐसा भी समाचार पूछ सकते हैं। आप कोई घरेलू बात पूछ सकते हैं, यानी सब चीज़ मिला जुला के भी आप इसमें लिख सकते हैं। कोई भी विषय इसमें जो है स्थिर नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आगे हो गया कि सरल और स्वाभाविक भाषा। इसमें कठिन या तकनीकी शब्दों का, यानी शब्दों के स्थान पर रोजमर्रा का सरल, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी नॉर्मल भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिस भाषा में आप बात करते हो अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, तो उसी हिसाब से आप जो है अपना पत्र लिख सकते हैं। यही ध्यान रखना है कि अगला को समझ आना चाहिए बस, ठीक है, एकदम सरल भाषा में, कोई भी जो है कठिन या फिर हार्ड तकनीकी भाषा का उपयोग नहीं करना है। चलिए आगे हो गया कि विषय का अभाव होता है इसमें, यानी विषय तो होता ही नहीं, मिला जुला कर लिखना पड़ता है। तो अनौपचारिक पत्र में कभी भी विषय की हेडिंग नहीं होनी चाहिए, विषय लिख के हेडिंग देना ही नहीं चाहिए, ये अनौपचारिक पत्र में नहीं दिया जाता है। फिर हो गया लंबाई की छूट होती है इसमें। ये पत्र जो है आवश्यकता अनुसार छोटे या फिर बहुत ही बड़े भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी जो है वो लंबाई वगैरह की छूट नहीं है। वही देखिए आपका जो फॉर्मल लेटर था यानी औपचारिक पत्र, उसमें एक लिमिट रहता है कि आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, छोटा और अच्छा लिखना है। लेकिन इसमें क्या रहता है, आपकी मर्जी, आप 2 लाइन में अपने आप को जो है अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को जानकारी देना चाहते हैं या फिर ज़्यादा लंबा लिखना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी महत्व दिया गया है, तो इसमें लंबाई की छूट होती है। तो ये सभी जो है विशेषताएं हैं और अनौपचारिक पत्र का। चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा अनौपचारिक पत्र है दोस्तों, उसके प्रकार के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए, लिखा है कि संबंधों और अवसरों के आधार पर अनौपचारिक पत्र को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी। तो पहला हो गया बधाई पत्र, ठीक है, यानी बधाई देने वाला पत्र हो गया, पहला है। इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो लिखा है कि मित्रों या फिर रिश्तेदारों को उनके जन्मदिन, विवाह, परीक्षा में सफलता, नौकरी मिलने या फिर किसी अन्य शुभ अवसर पर बधाई देने के लिए लिखे जाने वाला जो पत्र होता है वही हमारा बधाई पत्र कहलाता है। यानी मान लीजिए उन्होंने जो है एग्जाम में अच्छी सफलता हुई है, उनका जन्मदिन है या फिर उनका विवाह हुआ, तो उन सभी की बधाई देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे बधाई पत्र कहते हैं। दूसरा हो गया निमंत्रण पत्र दोस्तों। तो अपने घर में आयोजित होने वाले किसी मंगलीय उत्साह, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, जन्मदिन हो गया, आपका गृह प्रवेश वगैरह, इन सभी में सम्मिलित होने के लिए प्रियजनों को बुलाने हेतु जो पत्र लिखा जाता है वो हमारा होता है निमंत्रण पत्र, जो कि आपका इन्विटेशन पत्र के रूप में भी काम करता है, ठीक है। चलिए आगे हो गया हमारा सांत्वना या फिर शोक पत्र, यानी किसी प्रियजन या फिर रिश्तेदार के यहाँ अनहोनी होने, दुर्घटना होने या किसी सदस्य के निधन होने पर दुख प्रकट करने और उन्हें ढाढ़स बढ़ाने के लिए लिखे जाने वाला जो पत्र होता है वो हमारा शोक पत्र कहलाता है। चलिए आगे हमारा है दोस्तों, वो है कि सूचना, सलाह या फिर आभार पत्र। तो चलिए देखते हैं, लिखा है कि माता पिता द्वारा हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को गलत संगति से बचाने की सलाह देना या फिर किसी से मिली मदद के लिए धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये पत्र लिखा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचना, सलाह या फिर आभार पत्र, ठीक है। तो ये सभी जो है अनौपचारिक पत्र के प्रकार थे साथियों। अब देखेंगे हम लोग कि अनौपचारिक पत्र जो है उसके अंग के बारे में, उसकी संरचना या फिर फॉर्मेट आप समझ लीजिए। तो देखिए पहला जो होता है वो प्रेषक का पता और तिथि होनी चाहिए। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक का पता और उसके ठीक नीचे दिनांक होना चाहिए। फिर हो गया संबोधन, प्राप्तकर्ता के साथ संबंध के अनुसार आदर सूचक या फिर स्नेह सूचक शब्द का उपयोग, जैसे बड़ों के लिए पूजनीय लिखना, आदरणीय लिखना, श्रद्धेय लिखना, ये सभी चीज़ें लिखना। फिर उसके लिए छोटे के लिए क्या लिखना है, मान लीजिए आपसे छोटे हैं, छोटे भाइयों वगैरह के लिए आप लिख रहे हैं तो उसके लिए प्रिय लिखिए, चिरंजीव लिखिए, प्यारे, ये सब वर्डों का उपयोग करना। फिर हो गया हमारा तीसरा दोस्तों, वो है अभिवादन। संबोधन के ठीक नीचे संबंध के अनुसार अभिवादन शब्द, बड़ों के लिए
चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार ऐसे लिखना है। छोटों के लिए क्या लिखना है? स्नेह, स्नेह, नमस्ते, मधुर यादें, सदा खुश रहो ऐसे वर्डों का उपयोग करना है। फिर हमारा हो गया मुख्य विषय वस्तु। इसमें सामान्यतः 3 अनुच्छेद में बांटा गया, यानी 3 पैराग्राफ में बांटा गया। क्या क्या? पहला हो गया कि अपनी कुशलता बताना और सामने वाले की कुशल मंगल हालचाल पूछना, यानी पहले ये बताना कि हाँ घर में सब कुशल मंगल है, तुम कैसे हो ऐसे पूछना। उसके बाद हो गया दूसरा अनुच्छेद में क्या होता है कि मुख्य संदेश या फिर किस कारण से आप पत्र लिखे हैं वो लिखना, कि आपको किस कारण से आपने पत्र लिखा। फिर तीसरा जो अनुच्छेद है उसमें क्या है कि परिवार के अन्य सदस्य यानी बड़ों के प्रणाम और छोटे का प्यार और प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो इस तरीका से 3 अनुच्छेद 3 पैराग्राफ में ये पत्र जो हमारा इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। चलिए आगे हमारा 5वां है दोस्तों, वो है स्वनिर्देश, यानी पत्र के अंत में संबंध के अनुसार आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखना है, आपका आज्ञा प्रिय मित्र लिखना है, तुम्हारा शुभचिंतक लिखना है। ऐसे यानी जिस हिसाब से आपका जो है संबंध है, रिलेशन है उसके साथ, उसी हिसाब से आपको लिखना है। फिर नीचे हो गया हस्ताक्षर और नाम। स्वनिर्देश के ठीक नीचे अपना नाम लिखना है, तो ये लिखना है। देखिए इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण के लिए एक फॉर्मेट लिखें, क्योंकि इसका भी जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कई बार आपको बोल देगा एक लेटर लिखने के लिए अपने भाई के पास, पिता के पास। तो ऐसा लेटर लिखने अगर आ जाए तब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। लिखा है कि जन्मदिन के अवसर पर मित्र को निमंत्रण पत्र देने के लिए ये। तो देखिए आपको पहले लिखना है आप कहाँ से लिख रहे हैं, यानी कहाँ से पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस यानी वो लिखिएगा। फिर हो गया अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, अपना नाम लिखना, उसके बाद अपना एड्रेस, फिर दिनांक लिखिएगा। फिर लिखिएगा प्रिय मित्र रोहन, रोहन नहीं आप अपने मित्र का नाम लिखिएगा। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है नमस्ते, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आगामी 20 जून को मेरा 18वां जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारे निवास स्थान पर शाम 7 बजे एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में हमारे सभी पुराने मित्र आ रहे हैं। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हें आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हम सब मिलकर बहुत मज़े करेंगे, केक काटेंगे और रात्रि भोजन यानी कि डिनर वगैरह करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस शुभ अवसर पर आकर मेरी खुशियों को दोगुना कर दोगे। तो इस तरीक़ा से पत्र लिखना है। फिर आपको तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखना है अपने माता पिता को मेरा सादर चरण स्पर्श कहना तुम्हारी प्रतीक्षा में। तो इस तरीक़ा से पत्र लिखना है आपको दोस्तों अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त को बुलाने के लिए। फिर आपको लिख दीजिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल कुमार, यानी अपना नाम। तो इस तरीक़ा से ये जो है अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है साथियों कि अनौपचारिक पत्र मानवीय संबंधों को प्रगोट यानी मजबूत करने का एक आत्मीय माध्यम है। इसमें नियमों की कठोरता न होने के बावजूद मर्यादा और शिष्टाचार को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। एक अच्छा व्यक्तित्व पत्र वह है जिसे पढ़कर पाठक को लेखक की उपस्थिति और उसके स्नेह का साक्षात अनुभव हो, यानी पूरा फील हो कि हमारे सामने वो जो है साक्षात प्रकट होके बोल रहा है, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है दोस्तों। फिर हमारा हो गया तीसरा दोस्तों कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, ठीक है। ये ज्ञापन लिखने नहीं दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। इसके प्रकारों एवं प्रारूप का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे। आंसर है कि ज्ञापन वह लिखित प्रलेख है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय या फिर संगठन के भीतर एक ही स्तर के अधिकारियों या फिर अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई विशिष्ट सूचना, निर्देश या फिर आदेश दिया जाता है, तो वही हमारा ज्ञापन कहलाता है। चलिए फिर से समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए सरल शब्दों में हम लोग लिखें वो समझेंगे। या तो ये जो है या ना तो पूरी तरीक़ा से एक पत्र है और ना ही पूरी तरीक़ा से आदेश होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी विषय पर तुरंत ध्यान आकर्षित करवाना, नीतिगत निर्णयों की सूचना देना और किसी बात का स्मरण कराना, ये जो हमारा ज्ञापन का उद्देश्य होता है। तो ज्ञापन ये चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
कि ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं के बारे में दोस्तों। तो एक आदर्श ज्ञापन में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, क्या क्या होती है। तो देखिए पहला होता है कि आंतरिक संचार, यह हमेशा एक ही संस्था या फिर विभाग के भीतर भेजा जाता है, किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को नहीं भेजा जाता है। तो ये पहला आंतरिक संचार होता है, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर दूसरा हो गया संबोधन और अभिवादन का अभाव, इसमें पत्र की तरह सेवा में, महोदय या फिर भावीय इन सभी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इसमें ज्ञापन में है। फिर अगला हो गया कि अन्य पुरुष शैली, ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि ऐसा सूचित किया जाता है, कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है, तो इन सभी यानी इन सभी शैली में लिखा जाता है। इसमें मैं और हम का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, यानी मैं और हम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर हमारा हो गया दोस्तों कि संक्षिप्तता और स्पष्टता, इसमें कोई औपचारिक भूमिका नहीं होती है, बात सीधे और दो तुक शब्दों में लिखी जाती है, ठीक है, यानी जो भी बात होता है वो सीधे शब्दों में लिखी जाती है, कोई भी औपचारिक भूमिका इसमें नहीं होती है। लास्ट में क्या होता है, हस्ताक्षर और पदनाम, अंत में दायी और केवल सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है, यानी कि कौन जो है ज्ञापन लिखा है। तो ये हमारा ज्ञापन होते हैं। इसी तरीक़ा से जो है ज्ञापन की विशेषताएं या फिर फॉर्मेट आप समझ सकते हैं। आगे देखिए ज्ञापन के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो उपयोग और उद्देश्य के आधार पर ज्ञापन को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला हो गया सूचनात्मक ज्ञापन दोस्तों, इसका उपयोग जो है विभाग के कर्मचारियों को किसी नई नीति, कार्य प्रणाली में बदलाव या फिर कार्यालय के समय में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचनाओं देने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा होता है सूचनात्मक ज्ञापन, ठीक है। फिर हो गया निर्देशात्मक ज्ञापन, जब उच्च अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को यानी अपने से नीचे काम कर रहे अधिकारियों को किसी स्पेशल कार्य करने या फिर ना करने का निर्देश देते हैं, तो उसे जो है निर्देशात्मक ज्ञापन कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हमारा हो गया तीसरा दोस्तों, वो है अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक ज्ञापन, यदि किसी पूर्व निर्धारित कार्य की समय सीमा समाप्त हो रही है तो कर्मचारी को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए यह ज्ञापन जारी किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। फिर हमारा अगला हो गया दोस्तों स्पष्टीकरण ज्ञापन, यदि किसी कर्मचारी से कोई गलती या फिर अनुशासनहीनता होती है तो प्रबंधन उसे लिखित में स्पष्टीकरण मांगने के लिए यह ज्ञापन जारी करता है, ताकि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने ऐसा गलती क्यों किया, नहीं किया, ये सब चीज़ों के लिए। तो ये ज्ञापन के प्रकार है साथियों। अब आगे देखेंगे कि फॉर्मेट के बारे में, यानी ज्ञापन का फॉर्मेट क्या होता है। तो पहले क्या होता है देखिए, सबसे कि संस्था या फिर कार्यालय का नाम जो कि सबसे ऊपर होता है केंद्र में, उसके बाद होता है ज्ञापन संख्या और दिनांक, बाईं ओर जो आपका दोस्तों और दाईं ओर ये हमारा ज्ञापन संख्या और दिनांक लिखा जाता है। फिर हो गया शीर्षक, यानी स्पष्ट अक्षरों में ज्ञापन या फिर कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है। फिर हमारा चौथा जो है वो है विषय, यानी किस विषय में आप लिख रहे हैं, इसके बारे में सूचना दी जा रही है, वो लिखना है। फिर है मुख्य विषय वस्तु, संक्षिप्त और स्पष्ट निर्देश देना। छठा हो गया दोस्तों कि हस्ताक्षर और पदनाम, जारी करने वाले अधिकारी का विवरण होना चाहिए जो कि दाईं ओर होनी चाहिए, पहले उसका नाम होना चाहिए। फिर पदनाम यानी कौन से पद पर वो काम कर रहे हैं। सातवां हो गया प्रतिलिपि, जिन जिन लोगों या फिर विभागों को यह सूचना भेजी जा रही है उसे बाईं और नीचे लिखा जाता है, एक एक करके सीरियल वाइज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं इसका। देखिए उदाहरण है कि कार्यालय के समय में बदलाव की सूचना हेतु के लिए ज्ञापन। तो देखिए पहले लिखा गया है और यहाँ आपको लिखना है अपने कंपनी का नाम, तो यहाँ हमने ले लिया ABC इन्फोटेक लिमिटेड मुंबई। फिर आपको ज्ञापन संख्या लिखना है, फिर दिनांक लिखना, कार्यालय ज्ञापन ऐसा लिखना, कार्यालय ज्ञापन जो भी हो। फिर विषय यानी ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में कार्यालय की समय में परिवर्तन के संबंध में संस्थान के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अत्यंत गर्मी को देखते हुए दिनांक 15 जून 2026 से कार्यालय के समय में परिवर्तन किया जा रहा है। तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि नया समय इस प्रकार होगा, किस प्रकार। तो अभी जो है हमारा क्या था वर्तमान समय जो कि 9:30 से लेके 5:30 बजे तक था।
यानी शाम तक था, लेकिन अब नया समय जो हो गया वो 8 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक ही आपका जो है कार्यालय चलेगा। ऐसे आपको जो है चेंज करने के लिए आपको ज्ञापन लिखा जाता है। सभी कर्मचारी नए समय अनुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा, यानी अगला निर्देश जब तक नहीं आता तब तक यही टाइमिंग रहेगी नई वाली। फिर आपको जो है अपना नाम लिखना है, फिर आपका जो है पद कौन सा है वो लिख देना है। तो इस तरीका से जो है आपको ज्ञापन लिखा जाता है, ये हमारा ज्ञापन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे निष्कर्ष इसका। तो देखिए लिखा है कि अतः ज्ञापन कार्यालयीय कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखने, त्वरित सूचना यानी तुरंत सूचना प्रसारित करने या फिर कार्य वगैरह को गति देने में बहुत ही अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। तो ये हमारा ज्ञापन से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निबंध लेखन से आप क्या समझते हैं? निबंध लेखन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VVI। ये क्यों है VVI? क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है कि निबंध से क्या समझते हैं, निबंध लेखन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये पूछा जा चुका है सेम इसी तरीका से, टोटल 15 मार्क्स के लिए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर है कि निबंध जो कि हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द? पहला हो गया नी, फिर हो गया बंध, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति बंधा हुआ। साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब किसी विषय पर अपनी विचार, अनुभव और ज्ञान वगैरह को एक सीमित आकार के भीतर व्यवस्थित और कलात्मक रूप से पिरोया जाता है तो उसे हम लोग जो है निबंध कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, निबंध का शाब्दिक अर्थ तो पहले ये समझिए कि भली भांति से बंधा हुआ होता है। ठीक है, और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो कभी कोई एक टॉपिक पर, कोई भी एक विषय पर अपने विचार को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान वगैरह को एक सीमित आकार के भीतर व्यवस्थित कलात्मक रूप से पिरोया जाता है, यानी उस रूप से लिखा जाता है, तो उसे हम लोग जो है निबंध कहते हैं। चलिए आगे एक और इसका परिभाषा है, लिखे हम लोग कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय पर लेखक अपने स्वतंत्र विचार, तर्क और तथ्यों को एक निश्चित क्रम सुगठित संरचना और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने का काम करता है। तो वही हमारा जो है निबंध कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखेंगे कि निबंध लेखन के प्रमुख कारण और इसका उद्देश्य के बारे में। तो देखिए शैक्षणिक और बौद्धिक, इसका क्या क्या कारण है वो देखेंगे। शैक्षणिक, बौद्धिक और व्यवहारिक स्तर पर निबंध लेखन को पाठ्यक्रम और जीवन का हिस्सा बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कारण है। क्या क्या कारण है? पहला हो गया मानसिक और वैचारिक विकास। निबंध लेखन का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाना। जब किसी विषय पर आप निबंध लिखते हैं तो लेखक उस पर गहराई से विचार करता है, यानी आप लिख रहे हैं तो आप गहराई से उसके ऊपर विचार कीजिएगा, जिससे उसकी कल्पनाशीलता और तार्किक क्षमता का भी विकास होता है, सोचने समझने की मानसिक और वैचारिक विकास होता है। तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है। दूसरा हो गया अभिव्यक्ति कौशल में सुधार। मन में विचार होना अलग बात है और शब्दों में पिरोना अलग बात है। आपके मन में बहुत चीज़ आता है, लेकिन आप किस शब्द में किस अच्छे तरीके से ढाल सकते हैं, पिरो सकते हैं, तो ये अलग बात होगी। ठीक है, तो निबंध लेखन जो है दोस्तों वो व्यक्ति को यह सिखाता है कि अपने ज्ञान और विचारों को क्रमबद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमें सिखाता है। कौन सिखाता है? तो ये हमें सिखाने का काम करता है पत्र लेखन, निबंध लेखन। ठीक है, क्या? निबंध लेखन। फिर हो गया हमारा दोस्तों की भाषा और व्याकरण पर पकड़। ठीक है, यानी निबंध लिखते समय सटीक शब्दों का चुनाव, मुहावरों का प्रयोग और शुद्ध वाक्य वगैरह की संरचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। यह अभ्यास लेखक की भाषाई क्षमता को मजबूत करता है और उसकी शब्दावली को जो है और भी समृद्ध बनाने का काम करता है। यानी इससे क्या होता है, निबंध लेखन से आपको भाषा और व्याकरण पर पकड़ बनती है। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों वो है अनुसंधान और ज्ञान का विस्तार। किसी भी विषय, जैसे कि आपका टॉपिक पर्यावरण हो, विज्ञान हो, राजनीति हो या फिर कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, इस पर निबंध आप लिखने से पहले उसके बारे में, उसके
थोड़े से प्रशासनिक आंकड़े, इतिहास और तथ्य वगैरह जुटाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति की खोजी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है, यानी रिसर्च वगैरह करने की जो टेक्निक है उसे भी बढ़ावा देती है। उसके सामान्य ज्ञान को भी इससे बढ़ता है, उसका जनरल नॉलेज वगैरह भी बढ़ता है ना, डाटा वगैरह आप जानिएगा तो। ठीक है, फिर आगे हो गया दोस्तों हमारा कि रचनात्मक और मौलिकता की परख। रचनात्मकता और मौलिकता की परख परीक्षाओं में निबंध पूछना एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? कि छात्र की मौलिकता की जांचना होता है। रटे रटाए उत्तर के विपरीत निबंध यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी समस्या पर खुद से क्या सोचता है और उसके बारे में क्या रचनात्मक समाधान देता है। तो ये इसलिए जो है परीक्षा में भी निबंध लिखना पूछा जाता है। हो सकता है आपको पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, इसलिए आपको ये कर लेना। फिर आगे हो गया दोस्तों हमारा कि निबंध के अनिवार्य अंग के बारे में। तो एक उत्कृष्ट निबंध लिखने के लिए उसकी संरचना को तीन मुख्य भागों में, तीन मुख्य पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। चलिए देखेंगे। पहला हो गया प्रस्तावना या फिर भूमिका जिसको बोलते हैं। यह निबंध का प्रारंभिक और सबसे आकर्षक भाग होता है। इसमें विषय का परिचय किसी सूक्ति, कविता या फिर प्रभावशाली वाक्य से किया जाता है ताकि पाठक की रुचि जागे। यानी जो परिचय जो है इसके बारे में, आप किसके बारे में लिख रहे हैं उसे थोड़ा सा एट्रैक्टिव तरीके से लिखना होता है। फिर दूसरा हो गया हमारा मुख्य भाग। यह निबंध का सबसे जो है बड़ा हिस्सा होता है। इसमें विषय का विश्लेषण, उसके कारण, प्रभाव, लाभ, हानि, विभिन्न पहलू को अलग अलग अनुच्छेदों में यानी अलग अलग पैराग्राफों में तर्क के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये पूरा समझ लीजिए बीच वाला जितना भी भाग है इसे ही हम लोग मुख्य भाग बोलते हैं। फिर हमारा लास्ट हो गया जिसको बोलते हैं उपसंहार या फिर निष्कर्ष बोलते हैं। यह संबंध यानी यह निबंध का अंतिम भाग होता है दोस्तों। इसमें पूरे निबंध का निचोड़ प्रस्तुत होता है, आखिर हमने निबंध में क्या लिखा है, और समस्या वगैरह का समाधान हो गया या फिर भविष्य के प्रति एक सकारात्मक संदेश वगैरह के साथ निबंध को समाप्त किया जाता है। तो ये तीन भागों में जो है हमारा निबंध लिखा जाता है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। चलिए आगे हो गया निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। तो बोल रहा है कि निबंध लेखन हमारे विचारों को व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की एक कला है। यह न केवल हमारी भाषा को सुधारता है बल्कि हमारी सोच और समझने की क्षमता वगैरह को भी मजबूत बनाने का काम करता है साथियों। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये हर हाल में कर लेना साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां वो है कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्लवन के बारे में। तो आपको पल्लवन किसे कहते हैं ये जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर लिखा है कि जब किसी संक्षिप्त सूची, कहावत, लोकगीत, मुहावरे या फिर किसी महान विचारक के गंभीर विचार को विस्तृत करके सरल भाषा में समझाया जाता है तो उस प्रक्रिया को पल्लवन कहा जाता है। यानी आप ये समझिए कि कोई भी छोटा सा मुहावरा हो गया, कोई भी कहावत है, उसे बढ़ा करके एकदम विस्तार में विवरण के साथ लिखा जाता है। आखिर इसमें इस कविता में क्या लिखा गया उसे पूरा विस्तार से लिखा जाना क्या कहलाता है, तो ये हमारा पल्लवन कहलाता है। देखिए इसका जो क्वेश्चन जो है किस तरह पूछता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका क्वेश्चन है दोस्तों दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, या फिर आपको कोई एक टॉपिक दे देगा, कहावत दे देगा, बोलेगा इसका पल्लवन कीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, पल्लवन कैसे करना है वो भी हम आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आप समझ चुके होंगे, यानी कोई भी छोटी सी पंक्ति हो, कहावत हो, मुहावरा हो, लोकगीत हो, सूक्ति हो, इन सभी चीज़ों को लॉन्ग करके उनका संक्षिप्त विवरण देना ही जो है हमारा पल्लवन कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। यह संक्षेपण के ठीक विपरीत है। संक्षेपण में क्या किया जाता है तो उसे छोटा करके लिखना रहता है और यहाँ जो है बड़ा करके लिखना रहता है, बस इसका जस्ट उल्टा है। चलिए आगे देखेंगे पल्लवन की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये इसकी क्या विशेषता है, आखिर क्यों लिखी जाती है। तो देखिए एक अच्छे पल्लवन में निम्नलिखित गुण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन सा गुण? पहला हो गया सरलता और स्पष्टता। पल्लवन की भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए ताकि मूल वाक्य का कठिन भाव आम पाठक को आसानी से समझ आ सके। यानी उसकी जो है पल्लवन की भाषा आप लंबा करके जरूर लिख रहे हैं लेकिन सरल भाषा में होनी चाहिए,
क्योंकि आप तो मुहावरे को और भी संक्षिप्त से लिख रहे हैं ना, ताकि पाठक को समझ आ सके, तो आप वहाँ कठिन वर्ड वगैरह का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में और स्पष्टता के साथ होनी चाहिए। फिर हो गया दोस्तों कि अन्य पुरुष शैली, यानी यहाँ आपको जो है मैं और हम वर्ग यानी ये सब वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। आपको यहाँ भी जो है अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना होता है। फिर आगे हो गया साथियों कि एक ही भाव की प्रधानता विस्तार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि लेखक जो है अपना मूल विचार से ना भटके, यानी जो चीज़ वहाँ लिखना है वही लिखे, यानी जो आपके टॉपिक में है उसी के अनुसार लिखे, कोई भी फालतू का चीज़ नहीं लिखना, ठीक है। केवल उसी बिंदु को केंद्र में रखकर विस्तार करना चाहिए जो दिया गया हो। फिर आगे हो गया तथ्यों की तर्क संगतता, मूल भाव को पुष्ट करने के लिए प्रशासनिक उदाहरण, तर्क या फिर प्रमाण दिए जा सकते हैं, यानी इसमें आपको विस्तार करने के लिए आप उदाहरण दीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए, प्रमाण दीजिए, तर्क दीजिए। तो ये सभी चीज़ों का प्रयोग करके पल्लवन आप लिख सकते हैं। तो ये सभी प्रमुख विशेषताएं हैं पल्लवन की। चलिए आगे देखेंगे कि पल्लवन लिखते समय आपको कुछ कुछ प्रमुख नियमों का पालन करना होता है। तो क्या क्या मुख्य नियम है इनके? पहला हो गया कि मूल वाक्य या फिर सूक्ति को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें ताकि उसका वास्तविक अर्थ समझ आ सके, यानी जो भी आपको मुहावरा दिया गया हो, सूक्ति दिया हो गया हो, कहावत दिया गया हो, कविता दिया गया हो, उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि आप क्या कहा जा रहा है वो आपको पता चल सके, ठीक है। फिर हो गया इसमें अपनी ओर से कोई भी आलोचना या फिर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी ओर से कोई भी पर्सनल चीज़, कोई भी टीका टिप्पणी वगैरह नहीं करनी चाहिए, बस उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना रहता है, ठीक है। तीसरा हो गया कि अनावश्यक विस्तार या फिर एक ही बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए, यानी जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जरूरी का चीज़ नहीं है उसे नहीं लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है आप एक ही चीज़ लिख रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, बार बार एक ही चीज़ अगर रिपीट हो रहा है तो उसे उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। फिर आगे हो गया दोस्तों कि पल्लवन सामान्यतः 1 या 2 अनुच्छेद में ही समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में भी पूछता है ना पल्लवन करने के लिए कि पल्लवन कीजिए, पल्लवन बनाइए, तो आप लोग क्या करते हैं 2-4 पेज भरने के चक्कर में लिख देते हैं 2-4 पेज। नहीं दोस्तों, क्या करना आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आपको 1/3 का रूल अपनाना, ठीक है, 1/3 का, यानी आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। चलिए उदाहरण आपको देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए क्या लिखा है। उदाहरण में हमने एक टॉपिक लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये टॉपिक है। पल्लवन आपको कैसे करना है, देखिए छोटा सा शब्दों में आपको पल्लवन करना है, ऐसे पल्लवन लिख लेना। फिर लिखना है, देखिए लिखा है वो आपको एक एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि एग्जाम में पूछे आपको डायरेक्ट आप पल्लवन कर सकते हैं। इसीलिए तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ उदाहरण देते आ रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन पूछे या फिर आपको जो है लिखने के लिए पूछे लेटर वगैरह, पल्लवन वगैरह, तो आप जो है ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि इस कहावत का सीधा अर्थ क्या है कि मनुष्य की सफलता और असफलता उसके शारीरिक बल से नहीं बल्कि उसकी मानसिक शक्ति और इच्छा अनुशक्ति तय करती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही मन में यह मान लेता है कि वह सफल नहीं हो पाएगा तो वो अपनी आधी शक्ति वहीं खो देता है। ऐसा व्यक्ति बिना लड़े ही हार जाता है क्योंकि उसका आत्मविश्वास समाप्त हो चुका है। फिर हो गया कि इसके जस्ट विपरीत जिस व्यक्ति के अंदर मन दृढ़ संकल्प और उत्साह से भरा होता है वह बड़ी से बड़ी बाधाओं के सामने भी घुटने टेक देता है, यानी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी उसके सामने घुटने टेक देता है। इतिहास गवाह है कि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद केवल मानसिक संबल के कारण लोगों ने पर्वतों को चीरकर रास्ते बना दिए हैं। अतः मनुष्य की असली जीत या फिर हार उसके भीतर होती है। यदि हम मन से अजय यानी हारने वाले हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती, यानी अगर हम मन से सोच लिए कि हम नहीं हारेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो ये देखिए टॉपिक है और इसका पल्लवन देखिए कितना, मतलब आपको विस्तार करके लिखना है कि आखिर टॉपिक में क्या कहा गया, तो आपको इसी तरीक़ा से लिखना है, ठीक है। जिस तरीक़ा से उदाहरण है आपको ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि पल्लवन किसी छुपे हुए दृढ़ विचार को बाहर लाकर समाज के सामने स्पष्ट करने की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कला है।
या लेखक के वैचारिक गहराई और भाषा पर उसकी पकड़ वगैरह को भी दर्शाने का काम करती है। तो ये आपका पल्लवन हो गया। ठीक है, चलिए फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर एग्जाम में पल्लवन करने के लिए आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा 3-4 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 150 शब्दों के अंदर ही लिखना रहता है। वहाँ हो सकता है लिखा भी रहे कि इतने शब्दों के अंदर आप पल्लवन कीजिए, लिखा रहे तो ठीक है, नहीं लिखा रहे फिर भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए आगे छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जिस तरीके से हम आपको बताएं कि निबंध डायरेक्ट पूछ लेता है, निबंध किसे कहते हैं, उसी तरीका से ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि संक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए आंसर है कि आज के आधुनिक और व्यस्त युग में किसी के पास बड़े बड़े लेख या फिर विस्तार विवरण पढ़ने का समय नहीं होता है। ऐसे में किसी बड़े गाद्यांश की मुख्य बातों को कम से कम शब्दों में समझना आवश्यक हो जाता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने वाली कला जो है वो संक्षेपण कहलाती है। यानी इससे पहले हमने जो पल्लवन पढ़ा था जस्ट उसके विपरीत है, यानी उसमें हमने एक छोटे से टॉपिक को विस्तार करके लिखना रहता था, लेकिन जस्ट इसके विपरीत क्या है दोस्तों, इसमें बड़े से टॉपिक को, बहुत बड़ा सा टॉपिक को छोटा करके लिखना रहता है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको ऊपर 1/3 का जो रूल बताए थे वो उसमें नहीं दोस्तों, पल्लवन में नहीं, वो हमारी गलती थी। आपको जो है ये संक्षेपण में ये रूल अपनाया जाता है। ये क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है कि किसी भी बड़ा सा यानी विस्तार से विस्तृत गद्यांश, लेख, विवरण या फिर पत्र के मूल भावों और महत्वपूर्ण तथ्यों को सुरक्षित रखते हुए उसके संक्षिप्त, सुगठित और सरल भाषा में लगभग 1/3 शब्दों में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। 1/3 मतलब समझिए कि अगर आपका 75 वर्ड का है, यानी 75 वर्ड का मान लीजिए आपका ये आपका संक्षेपण है, तो उसे आपको लिखना है, संक्षेपण करना है, यानी आपके पत्र को लिख के 25 वर्ड में करना है। ठीक है, यानी 1/3 में करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे कि संक्षेपण की मुख्य विशेषताओं के बारे में। आगे हम आपको इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों, क्या कि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो एग्जाम में हो सकता है आपको संक्षेपण करने के लिए दे दे, तो इसलिए हम आपको दोनों चीज़ बताते जा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बस आपको अच्छे से समझना है, इस बातों को सुनना है, समझना है, पढ़ना है। चलिए देखिए इसका विशेषताएं देखेंगे। तो लिखा है कि एक आदर्श और प्रभावशाली संक्षेपण में निम्नलिखित गुण होना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सा गुण? तो देखिए पहला गुण ये है कि 1/3 आकार होना चाहिए, यानी संक्षेपण हमारा मूल गद्यांश का लगभग, यानी जो हमारा मूल गद्यांश है, मूल पत्र है, उसका 1/3 भाग में ही संक्षेपण लिखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी जो है इसका गुण है या फिर विशेषता है। फिर दूसरा हो गया पूर्णता। आकार में छोटे होने के बावजूद वही छोटे से भाव से हमें क्या लिखने, यानी ऊपर की ही बात जो है नीचे छोटे से ही बातों में पता चल जाना चाहिए कि आखिर ऊपर क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह है, विचार वगैरह है, वो सब छूटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यानी जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखना है। फिर हो गया स्पष्टता और सरलता। इसकी भाषा बहुत ही सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पाठक को एक बार में ही बात समझ आ सके। तो ये भी जरूरी है कि स्पष्ट भाषा में कोई भी कठिन या फिर तकनीकी वर्ड वगैरह का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर अगला हो गया दोस्तों कि शुद्धता और अपरिवर्तनीयता। ठीक है, यानी कि संक्षेपण में मूल लेखक के विचारों को ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अपनी ओर से कोई भी नई बात नहीं लिखना चाहिए। अब मान लीजिए संक्षेपण आप कर रहे हैं तो आपका जो मूल गद्यांश है या फिर मूल पत्र है, तो उससे अलग होके आप अपनी बातों को नहीं लिख सकते हैं, उसी में से आपको छोटा करके लिखना है, मूल्य बातों को लिखना है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी आलोचना वगैरह अपने मन से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर हो गया इसमें भी जो है हमारा अन्य पुरुष शैली अपनाया जाता है, यानी इसमें मैं और हम वगैरह वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हो गया सटीक शीर्षक। एक अच्छे संक्षेपण के ऊपर विषय से संबंधित एक छोटा और आकर्षक शीर्षक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, छोटा सा आपको जो है एक शीर्षक, यानी कि आपका जो है एक टाइटल होना बहुत जरूरी होता है आपको संक्षेपण करते समय। चलिए आगे देखेंगे साथियों इसके नियम के बारे में, विधि के बारे में, यानी संक्षेपण में कौन कौन से विधि, कौन कौन से नियम है। तो देखिए संक्षेपण करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। पहला हो गया प्रथम वाचक।
मूल गद्यांश को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, यानी जो भी हमारा विस्तार से लिखा गया हुआ मूल गद्यांश है उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमें समझ आ सके कि आखिर उसमें लिखा क्या है। तभी ना हम जो है उसको छोटा करके लिख पाएंगे। फिर दूसरा हो गया रेखांकन। पढ़ते समय महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह या फिर विचार वगैरह, तीती वगैरह यानी मुख्य भाग वगैरह को पेंसिल से या फिर उसे जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप जो है छोटा करके जब आप लिखिएगा तो वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप छोड़िएगा नहीं या फिर छूटे ना, ठीक है। फिर आगे हो गया दोस्तों कि अनावश्यक तत्वों को हटाना, यानी जो भी मान लीजिए गद्यांश में दिया गया मुहावरा, उदाहरण, अलंकार, व्याख्या वगैरह, तो ये सभी बात वगैरह को छोड़ना चाहिए, ठीक है। इन सभी अनावश्यक तत्वों को हटाना चाहिए, तभी ना आपका छोटा होगा। आप पूरा का पूरा सेम टू सेम उतार दीजिएगा तब कहाँ से छोटा होगा, ठीक है। फिर हो गया रफ आरेख। रेखांकित करते हुए बिंदुओं के आधार पर अपने शब्दों को एक प्राथमिक संक्षेपण तैयार करें और शब्द गिने, यानी पहले क्या करना चाहिए आपको जो है संक्षेपण लिखने से पहले एक रफ संक्षेपण लिखना चाहिए और शब्द वगैरह को गिनना चाहिए, और साथ ही साथ देखना चाहिए कि हमारा जो संक्षेपण लिखे हैं हमने उसमें पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी इंपॉर्टेंट बात वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, कम वर्ड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको जो है पूरा संक्षेपण अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है। पहले रफ में आपको एक बार देख लेना चाहिए। फिर लास्ट में क्या करना चाहिए, अंतिम आरेख। शब्द संख्या को मूल गद्यांश के 1/3 के आसपास लाते हुए व्याकरणीय अशुद्धियों को सुधार कर अंतिम संक्षेपण लिखना चाहिए। फिर छठा हो गया शीर्षक चयन। गद्यांश के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाला 2 से 4 शब्दों का ही शीर्षक होना चाहिए। बहुत लंबा जो है यहाँ से यहाँ तक 2-3 लाइन का जो है टाइटल या फिर हमारा शीर्षक नहीं होना चाहिए। 2 या 4 शब्दों का ही एक शीर्षक होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे संक्षेपण के प्रकार के बारे में दोस्तों। फिर हम आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, ठीक है, एक उदाहरण भी दिखाएंगे, ताकि संक्षेपण कैसा होता है ये सभी चीज़ आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका प्रकार देख लेते हैं। तो कार्य क्षेत्र और उपयोग के आधार पर संक्षेपण मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सामान्य या फिर स्वतंत्र संक्षेपण। यह किसी भी पुस्तक, निबंध या फिर साहित्यिक लेख का किया जाता है, यानी लेख का किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है पाठकों को बड़े गद्यांश का सारांश प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी बड़ा पाठ वगैरह हो गया आपका चैप्टर वगैरह का, उसके लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। वही हमारा सामान्य और स्वतंत्र संक्षेपण होता है। फिर दूसरा हो गया कार्यदायी और शासकीय संक्षेपण दोस्तों। तो सरकारी कार्यालय में जब किसी पुरानी फाइल, लंबे पत्र व्यवहार या फिर किसी जटिल मामले वगैरह की पृष्ठभूमि को उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो इस संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है आपका अमृतरण यानी अब्स्ट्रैक्टिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। यानी आप सीधा समझिए, आपको कोई केस सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले को दिया जाता है, तो वो पूरा डिटेल में नहीं बताता, ठीक है। वो जो उसको प्रूफ में मिला या छोटा सा संक्षेपण के रूप में तैयार करके वो अपने से बड़े अधिकारियों को फाइल सौंपने का काम करता है। चलिए आगे हो गया दोस्तों हमारा कि पत्र व्यवहार का संक्षेपण। जब किसी एक ही विषय पर कई विभागों के बीच महीनों तक चले पत्र व्यवहार का संक्षिप्त विवरण तिथिवार एक तालिका या फिर क्रम में तैयार किया जाता है, तो उसे जो है पत्र व्यवहार संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए दोस्तों एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, यानी कि जो हमारा संक्षेपण है वो कैसा होता है ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको संक्षेपण करना है, ऐसा क्वेश्चन दे दे, मूल गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा संक्षेपण कीजिए। देखिए ये हमारा मूल गद्यांश है एकदम बड़ा सा 99 शब्द में, यानी देखिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मानव जीवन में अनुशासन का बहुत ही अधिक महत्व है। जिस प्रकार बिना पतवार के नाव समुद्र की लहरों में खो जाती है, ठीक उसी प्रकार बिना अनुशासन के मानव जीवन भी दिशाहीन और नष्ट हो जाता है। अनुशासन ही वह गुण है जो पशु और मनुष्य में अंतर पैदा करता है। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही वह समय होता है दोस्तों जब मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। जो छात्र समय पर सोता है, समय पर जागता है और नियमों का पालन करता है, वही जो है भविष्य में देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है और सफलता के शिखर तक पहुंचता है। तो ये ऐसे देखिए हम
आपको जल्दीबाजी में पढ़ के बता दिए, लेकिन आपको जो है एग्जाम में अगर मान लीजिए संक्षेपण पूछ ले, तब आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार एकदम धीरे धीरे एकदम आराम से समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आपको संक्षेपण जो है वो उसको छोटा करके लिखना है। देखिए ये हमारा 99 शब्द का है, ठीक है, मूल गद्यांश। हो सकता है वहाँ आपको एग्जाम में कितना शब्द का रहेगा उसी हिसाब से आपको जोड़ के संक्षेपण करना है, 1/3, ठीक है। फिर देखिए संक्षेपण हमने किया, तो संक्षेपण में हमने क्या लिखा, इसका टॉपिक आप कुछ भी लिख सकते हैं, मानव जीवन में अनुशासन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि जीवन में अनुशासन का महत्व, ऐसा टॉपिक ले लिया। आपको भी टॉपिक खुद से चुनना पड़ेगा, सॉरी यानी इसे टाइटल, टॉपिक या फिर शीर्षक आप समझ सकते हैं, तो इसे खुद से चुनना है मूल गद्यांश से ही। या तो आप एक उपाय लगा सकते हैं, यहाँ आप देखिएगा किस चीज़ का ज़्यादा बात हो रहा है, तो अनुशासन का बात हो रहा है, तो अनुशासन का महत्व लिख दिया गया है, जीवन में अनुशासन का महत्व। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानव जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर मानव जीवन में अनुशासन, ऐसे भी आप जो है शीर्षक चुन सकते हैं। और देखिए उसी हिसाब से एकदम छोटा करके आपको लिखा गया। देखिए क्या लिखा है संक्षेपण में कि मानव जीवन विशेषकर विद्यार्थी जीवन में चरित्र निर्माण और सफलता के लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बिना अनुशासन के मनुष्य का जीवन पतवार विहीन नाव की तरह दिशाहीन हो जाता है, जबकि अनुशासित व्यक्ति ही भविष्य में देश के जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो देखिए कितना छोटा में लिखा है, 99 शब्द का मेरा मूल गद्यांश था दोस्तों, और हमने जो है 34 शब्दों में लिखा है। तो इसी तरीक़ा से आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो संक्षेपण जो है एकदम छोटा करके लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है या फिर संक्षेपण करने के लिए भी बोल सकता है, इसलिए हम दोनों चीज़ आपको बताते जा रहे हैं इसी हिंदी में, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा हमारा दोस्तों कि संक्षेपण गागर में सागर भरने की एक अद्भुत कला है। यह कार्यालयी कामकाज में समय की बचत करने और प्रशासनिक कार्यों को गति देने का एक अनिवार्य साधन है। परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए शुद्ध भाषा और सही शब्द सीमा में यानी 1/3 की तिहाई को ध्यान में रखते हुए आपको संक्षेपण लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका खत्म हो जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। उसके बाद जो भी टॉपिक बच जाता है आपके सिलेबस में, उसमें से क्या होता है, या तो आपको उससे 1 मार्क्स वाला ही पूछा जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से आपका जो है इसके बाद लॉन्ग टाइप वाला कोई टॉपिक बचा ही नहीं है, बस इसी के अंदर लॉन्ग टाइप वाला आपको पूछा जाएगा। संक्षेपण करने बोल सकता है, संक्षेपण क्या है ये पूछ सकता है। पल्लवन करने बोल सकता है, पल्लवन क्या है ये पूछ सकता है। ज्ञापन आपको लिखने बोल सकता है या फिर ज्ञापन की परिभाषा वगैरह लिखने बोल सकता है। निबंध आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, ऐसे अलग अलग करके परिभाषा पूछ सकता है, या फिर आपको एक पत्र लिखने बोल सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आपका जो है लॉन्ग टाइप वाला खत्म हो जाता है। फिर आपको हो जाता है 1 नंबर के लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक है, मुहावरे वगैरह है, तो उन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। मुहावरे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है दोस्तों। क्या करना है, आपको हिंदी व्याकरण लेना है, वहाँ से जो मुहावरे वगैरह हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सब बताने लगे हैं। हम सोचे क्यों बताएं, वो तो मतलब नॉर्मल सा 1 मार्क्स के लिए आपको वो ज़रूरी है, लेकिन आप वो खुद से पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। इसलिए हमने उसे नहीं बताया। बस एक चीज़ ले ली हम लोग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें से यानी बोलेगा कि पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए पूछ लेगा, या तो वैसे ही आपको लिखने के लिए पूछ लेगा। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें हम आपको ले लिए हैं। पहला हो गया देश का नाम, यानी देश का कोई भी नाम हो, चाहे भारत, अमेरिका, चीन, जापान, तो ये सभी जो है हमारा पुल्लिंग होता है। सिर्फ हमारा जो श्रीलंका है वही स्त्रीलिंग है, बाकी देश का कोई भी नाम हो ये हमारा पुल्लिंग होता है। फिर हो गया पर्वत वगैरह का नाम, जिसमें हिमालय, आरावली, विंध्याचल, अल्प्स, ये इन सभी में भी जो है ये सभी भी जो है हमारा वो पुल्लिंग शब्द है। फिर हो गया दिनों या फिर वारों का नाम, जैसे कि आपका सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये सभी जो है हमारा पुल्लिंग होता है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। फिर हो गया दोस्तों महीनों का नाम, जिसमें हमारा हो गया चैत, वैशाख, फिर हो गया मार्च, अप्रैल, जून। अपवाद में जो हमारा जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई है ये स्त्रीलिंग होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जितना है वो हमारा पुल्लिंग होता है। फिर हो गया ग्रह वगैरह का नाम, ग्रह में जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, ये सभी जो है हमारा वो पुल्लिंग होता है, लेकिन जो हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है।
तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स आपको 100% दे के जाएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको 1 मार्क्स 100% दे के जाएगा, इसलिए आपको करना है। चलिए आगे है कि धातुओं और रत्नों की नाम, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, हीरा, मोती, पन्ना, ये सभी चीज़ें हमारा पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जो चांदी है, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हो गया अनाजों का नाम, जिसमें हमारा हो गया गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना वगैरह, ये सभी जो है दोस्तों हमारा वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें से कुछ कुछ शब्द है जो कि मकई, मूंग, अरहर दाल, तो ये सभी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको जो है अच्छे से बताते जा रहे हैं। चलिए आगे हो गया द्रव्य पदार्थ के नाम, जैसे कि तेल, दूध, घी, पानी, रस, शरबत, ये सभी हमारा पुल्लिंग शब्द है। लेकिन वहीं हमारा जो है चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, तो ये सभी जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो ये सभी भी आपको ध्यान में रखना है। आप जो है क्या कीजिए, अभी हम आपको जो बता रहे हैं एक कॉपी और पेन में आप नोट कर लीजिए और थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे है पेड़ वगैरह का नाम हो गया, जैसे कि आम का पेड़ हो गया है, नीम का, बरगद का, पीपल का, अशोक का, तो ये सभी पेड़ जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। देखिए आपको एग्जाम में भी यही सब शब्द पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कठिन लगने लगता है कि आखिर आम का पेड़ वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इस समय में आप जो है गलत लिख देते हैं और आपका 1 मार्क्स कट जाता है। इसलिए आपको ये कर लेना है, सिर्फ हमारा जो इमली का पेड़ है वो स्त्रीलिंग है, बाकी जो पेड़ है वो हमारा पुल्लिंग है। तो ये हमारा पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं वो हम आपको बता दिए। 1 मार्क्स आपका 100% श्योर हो जाएगा ये दोनों टॉपिक से। फिर हो गया स्त्रीलिंग दोस्तों, जिसमें हमारा नदियों के नाम, नदी का कोई भी नाम हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, झेलम, ये सभी नदी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग ही होता है। फिर हो गया भाषा वगैरह और लिपियों का नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, देवनागरी, रोमन, पंजाबी, गुजराती, ये सभी जितने भी भाषा हो गया ये भी हमारा स्त्रीलिंग में ही आता है, ठीक है। चलिए आगे तिथि वगैरह यानी डेट वगैरह, जिसमें हमारा प्रतिपदा, द्वितीय, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये सभी भी जो हमारा होता है, तिथि वगैरह भी होती है, वो भी हमारा स्त्रीलिंग में आता है साथियों। फिर हो गया बोलियों के नाम, यानी बोली यानी भाषा का नाम, जैसे भोजपुरी बोली हो गया, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, बुदेली, तो ये सभी चीज़ भी हमारा किस में आता है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग में आता है। चलिए आगे देखेंगे कि किराने और मसाले के नाम, यानी जो हमारा मसाला वगैरह होता है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि लौंग, इलायची, हल्दी, मिर्ची, दालचीनी, सौंफ, ये सब जो है हमारा वो स्त्रीलिंग है। लेकिन वहीं हमारा कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि जीरा, नमक, तेजपत्ता, ये सभी जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि शरीर के कुछ अंग वगैरह, जैसे कि नाक, कान, जीभ, उंगली, छाती, कमर, पलक, ये सभी जो हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। वहीं हमारा जो है हाथ, पैर, सिर, कान, मुंह, ये सब जो हो गया वो पुल्लिंग शब्द हो गया। भोजन वगैरह का नाम, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, ये सभी जो हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। वहीं हमारा जो है हलवा, पराठा, भात, ये सब जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स 100% श्योर है साथियों। आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम आपको ये पढ़ा दिए। बाकी आपका जो भी टॉपिक रह गया हो थोड़ा मोड़ा होगा, जैसे कि मुहावरे वगैरह और भी कुछ कुछ जो भी टॉपिक हो, वो आपको क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आपका 15 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। वहाँ से सिर्फ 1 मार्क्स वाला होगा, तो आप 1 मार्क्स के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, इसलिए बस आपको इतना ही पढ़ना है साथियों। यहाँ से आपका पूरे 15 मार्क्स के लिए जो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है या फिर आपको अटेंड करना है, ये सारा का सारा 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। बस आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। और जो हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला जो है उसे आपको एक कॉपी में नोट करके 1 बार 2 बार पढ़ लेना है। 1 मार्क्स कन्फर्म है यहाँ से ना, तो ये भी आपको लास्ट में ही पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी आपको 15 मार्क्स के लिए आपको टारगेट रखना है। तो यही था, छोटा सा वीडियो था दोस्तों। हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट MDC सेक वगैरह का भी जो है वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।